QSPM में कंपनी कैन इंक्लूड एज मैनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, जितना वो इंक्लूड करना चाहे जो उसके लिए लेकिन फीजिबल। हर एक स्ट्रेटजी को इंक्लूड करना QSP के मैट्रिक्स वाइज के अंदर ज़रूरी नहीं होता, वरना बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट के कंपनी उसमें जो भी उसको ज़्यादा फिजिबल स्ट्रेटजीज लगती हैं, 2 3 4 5 जितनी भी, उनको इंक्लूड कर सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कंपनीज जो स्ट्रेटजीज कंपनी चूज करेगी QSPM में इवेलुएशन के लिए या उनकी अट्रैक्टिवनेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें कंपनी का सिमिलर सेट मौजूद हो। जो स्ट्रेटजीज हैं उनका सिमिलर सेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन की बात करती है, मार्केट डेवलपमेंट की बात करती है, डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है, और उसके साथ ही वो डाइवर्सिचर और रिट्रेंचमेंट और लिक्विडेशन जैसी जो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं उनको उनके साथ इवेलुएट कर रही होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं तो उनको अलग से जो है वो असेस करना चाहिए या उनकी अट्रैक्टिवनेस चेक करनी चाहिए। ऑब्वियसली इफ द कंपनी इज प्लानिंग फॉर के वो अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखे, उसके उसको या डेवलप करे या उसको करंट मार्केट को पेनिट्रेट करे या मार्केट को डेवलप करे, जो भी डिसीजन लेना चाह रही है, दैट मीन्स कि कंपनी होल्ड एंड मेंटेन टाइप की स्ट्रेटजीज पे फोकस कर रही है। अब उसके अंदर ये बड़ा एक अनयूजुअल सा एक्ट होगा कि अगर कंपनी उन्हीं के साथ एक तरफ तो ग्रो करने का सोच रही है या वो होल्ड एंड मेंटेन के ऊपर फोकस कर रही है, और साथ ही उसके मार्केट को छोड़ने का या जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको लिक्विडेट करने का डिसीजन जो है उसके बारे में भी गौर फिक्र कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रो करना चाहती है तो फिर वो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजीज को चूज करे। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सेट से आप एक एक स्ट्रेटजी कोई भी रेंडमली उठा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। For example, one set of strategies may include diversification, whereas another set may include issuing stock and selling a division to raise needed capital। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप एक तरफ तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि ठीक है वी वांट टू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, तो व्हाट टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर अस, उसमें वो रिलेटेड अनरिलेटेड दो स्ट्रेटजीज को पिक करती है। और तीसरा ऑप्शन वो देखती है कि ठीक है अगर हम डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते या हमारे लिए वो रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन दोनों अगर हमारे लिए सूटेबल जो कि हमें लग रही हैं, लेकिन फैक्टर्स के साथ हम उनकी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस टेस्ट करते हैं, तो वो दोनों अगर फेल हो जाती हैं तो देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर लिक्विडेशन ऑफ द यूनिट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं तो फिर यू मस्ट बी सेलेक्टिंग रिट्रेंचमेंट, लिक्विडेशन एंड द डाइवर्सिचर स्ट्रेटजीज इन QSPM। फिर उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और होल्ड एंड मेंटेन उनके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो स्ट्रेटजीज काम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो ग्रोथ में कौन सी स्ट्रेटजीज आएंगी, अगर आप होल्ड एंड मेंटेन करना चाह रहे हैं तो मैचिंग स्टेज के डिफरेंट मैट्रिसेस के अंदर हमने डिफरेंट 2 से 3 मैट्रिसेस में देखा कि होल्ड एंड मेंटेन के अंदर कौन सी स्ट्रेटजीज आएंगी। अब इफ तो कंपनी वांट्स टू होल्ड एंड मेंटेन इट्स प्रोडक्ट और डिवीजन, तो उसके लिए जो 3 4 ऑप्शंस होल्ड एंड मेंटेन के अंदर आते हैं उनमें से 2 ऑप्शन जो भी या 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन कंपनी को जो फिजिबल लगते हैं वो उनको QSPM में इंक्लूड करेगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करना चाहिए तो उसके लिए फिर ग्रोथ या मेंटेन एंड होल्ड वाली स्ट्रेटजीज उसमें नहीं आएंगी। फिर कंपनी को देखना पड़ेगा कि डाइवेस्टिचर, रिट्रेंचमेंट, लिक्विडेशन में से हमारे लिए मोस्ट इफेक्टिव कौन सी रहेगी। अगर हम लिक्विडेट भी करना चाहते हैं या कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफेंसिव स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए फिजिबल होने के साथ साथ कंपनी की एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो दिस इज डिसीजन स्टेज।
कि वो जो बंडल ऑफ स्ट्रेटजीज वी हैव बीन डिस्कसिंग इन वेरियस मैट्रिसेस, वो सारी की सारी तो अप्लाई हो नहीं सकती हैं डेफिनेटली। तो उनमें से कंपनी हैव टू टेक डिसीजन अबाउट वन और टू स्ट्रेटजीज जिनको वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कंपनी विल इम्प्लीमेंटिंग वन स्ट्रेटजी, फिर वो देखा कि ओहो ये तो हमने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए, ये तो आउटकम जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो आ नहीं रहा, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दी अदर स्ट्रेटजी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वेस्ट नहीं कर सकती है। इसलिए कंपनी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड अफोर्डेबल स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ अफोर्डेबिलिटी भी नहीं देखनी है, अफोर्डेबिलिटी प्लस उसकी इफेक्टिवनेस दोनों चीज़ें देखनी है। अफोर्डेबिलिटी डजेंट मीन कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी में कौन सी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। अफोर्डेबिलिटी मीन्स अगर चेंज रिक्वायर्ड है तो उसमें किस हद तक आप चेंज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस टाइप का चेंज आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। हर चीज़ देखना पड़ेगी। तो ओवरऑल फीजेबल एंड अफोर्डेबल स्ट्रेटजी और जो इफेक्टिव भी होगी उसको कंपनी ने चूज करना है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपनी जो मोस्ट 3-4 स्ट्रेटजीज हैं, सपोज उनमें से जो ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव स्ट्रेटजी लग रही थी कंपनी उसको चूज कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर ही कंपनी रियलाइज करती है कि ये तो हमारे बस की बात नहीं, हमने तो अपनी औकात से बड़ा पंगा ले लिया, हमने तो ऐसी स्ट्रेटेजी चूज कर ली जो कि हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं, उसके लिए तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा, एक 100% टाइप का चेंज कंपनी में लाना पड़ेगा, तो वो तो कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इसलिए दोनों चीज़ें देखनी है, अफोर्डेबिलिटी भी हो और कंपनी की इफेक्टिवनेस भी हो। These two sets of strategies are totally different and the QSPM evaluates strategy only within sets। जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रोथ वाली स्ट्रेटेजी सेट है, होल्ड एंड मेंटेन वाला स्ट्रेटेजी सेट है, या फिर डाइवेस्ट और हार्वेस्ट वाला स्ट्रेटेजी सेट है। तो उसी सेट में से आपने 2 या 3 स्ट्रेटेजीज जो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है, अपने लिए अफोर्डेबल लग रही है, प्लस इफेक्टिव भी हैं, तो आप उनको QSPM में इंक्लूड करेंगे ताकि फैक्टर्स के साथ उनकी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस को आप टेस्ट कर सकें। यहाँ पे हम देखते हैं इसका QSPM डेवलप करने का प्रोसेस। इसके डिफरेंट 6 स्टेप्स हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द फर्म्स की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एंड इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ द QSPM। अभी तक की हमारी जितनी भी डिस्कशन QSPM के ऊपर हुई है, हमने बार बार ये चीज़ पढ़ी कि पहला कॉलम क्या है, यू हैव टू लिस्ट डाउन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं। और ये कहाँ से आएंगे हमारे पास, जो कंपनी ने IFE मैट्रिक्स और EFE मैट्रिक्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेज डेवलप किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप QSPM में क्या आएगा, असाइन वेट्स टू ईच की एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। हर एक सिंगल फैक्टर को वेदर इट इज अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स और अ स्ट्रेंथ और वीकनेस फॉर द कंपनी, उसको कंपनी ने उसकी इम्पोर्टेंस की बेस पे कोई ना कोई वेट असाइन करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कंपनी ने IFE और EFE में किया था। और अगर कंपनी ने पहले IFE और EFE मैट्रिक्स डेवलप किया हुआ है तो वो वही वाले फैक्टर्स लिस्ट डाउन करेगी, या उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करेगी और वही वाले वेट हर एक फैक्टर के आगे असाइन करेगी। हमने लिस्ट भी बना ली इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की, हमने उसको वेट्स भी असाइन कर दिए बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ये हमने क्या किया था, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में आपको याद होगा इम्पोर्टेंस की बेस पे हमने वेट असाइन किया था, और जो इंटरनल फैक्टर्स थे उसमें हमने देखा था कि कंपनी की अगर तो वो मेजर वीकनेस है तो 1 वेट असाइन किया था, माइनर वीकनेस है तो 2, माइनर स्ट्रेंथ है तो 3 वेट असाइन किया था, और जो
ये नहीं, ये हमने जो 1 2 3 4 वेट्स असाइन किए थे वो स्ट्रेटेजी के स्कोर किए थे एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी के। यहाँ पे हमने जो वेट असाइन करना है वो अगर तो कितना कोई भी फैक्टर कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी इम्पोर्टेंस की बेस पे हमने आउट ऑफ 1 वेट असाइन किया था। और ये भी याद होगा कि आईएफई अलग है, तो इंटरनल फैक्टर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो सारी हैं उन सारे फैक्टर्स का जो टोटल है वो 1 के इक्वल आना था। इसी तरह से एक्सटर्नल में जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वाले फैक्टर्स को कंपनी ने लिस्ट डाउन किया हुआ है उनका टोटल भी 1 आना था। तो अब क्या ये टोटल एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को मिला के टोटल 1 आएगा या इंटरनल का अलग 1 आएगा एक्सटर्नल का अलग 1 आएगा, ये कहानी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, वेट हमने असाइन कर दिया आफ्टर लिस्टिंग द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टेज 2 में से, जो कि मैचिंग स्टेज है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की, उसमें से हमने देखा कि कौन से वाली ज़्यादा सूटेबल स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं जो कि अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव हैं, जिनको फ्यूचर में कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ख्वाहिश रखती है। और कंपनी समझती है कि ये 2 स्ट्रेटजीज या 3 स्ट्रेटजीज हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकती है, मोस्ट इफेक्टिव हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए और हमारे लिए अफोर्डेबल भी हैं, ओवरऑल ये फीजिबल स्ट्रेटजीज हैं। तो उन स्ट्रेटजीज को मैचिंग स्टेज में से जो डिफरेंट मैट्रिसेस हमने स्वॉट और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स और इसके अलावा हमने स्पेस मैट्रिक्स और जितने भी मैट्रिसेस पढ़े हैं उनमें से 2 या 3 जो कंपनी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और फीजिबल स्ट्रेटजीज हैं कंपनी उनको आइडेंटिफाई करेगी, उनको चूज़ कर लेगी। डिटरमिन दी अट्रैक्टिवनेस स्कोर। अब हमने देखा कि कंपनी ने पहला कॉलम जो आया क्यूएसपी में वो लिस्ट है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की, सेकंड में उनमें से हर एक फैक्टर को हमने एक प्रॉपर वेट एलोकेट किया और उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनमें हमने स्ट्रेटजीज को मेंशन किया था एट इनिशियल स्टेज। अब हमने ये देखना है कि अट्रैक्टिवनेस स्कोर जो है वो डिटरमिन करना है। हर एक स्ट्रेटजी जो 1 2 3 हमने चूज़ की हैं उनका अट्रैक्टिवनेस स्कोर हर एक फैक्टर जो कि हमने कॉलम 1 में लिस्ट डाउन किया हुआ है उनके लिहाज से क्या बनता है। और उसके बाद हमने टोटल अट्रैक्टिव स्कोर कंप्यूट करना है और फिर जो टोटल अट्रैक्टिव स्कोर है उनको सम अप कर देना है। वन बाय वन हम देखते हैं कि ये जो 6 स्टेप्स हैं ये क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने करना क्या है, इनकी डिटेल क्या है। नंबर 1 इन QSPM इज make a list of firms key external opportunities threats and internal strengths and weaknesses in the left column of the QSPM। तो वही हमने लिस्ट बनानी है और उसमें कम से कम 10 फैक्टर्स। दैट मीन्स हमने या कंपनी ने जो IFE और EFE मैट्रिक्स में जितने फैक्टर्स डेवलप किए थे उन सब के हिसाब से जो है या उन सब को कंपनी ने पिक करके QSPM में लिस्ट डाउन कर दिया। और सारे फैक्टर्स इस वजह से क्योंकि कंपनी ने समझा कि ये वाले फैक्टर्स जो हैं हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अमंग्स नंबर ऑफ वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी ने 10 इंटरनल और 10 एक्सटर्नल फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया था। इट कैन बी 5 6 7 डिपेंडिंग ऑन की कंपनी कैसी है। अगर वो कोई कॉरपोरेट है जिसमें मल्टीपल डिवीजन्स हैं तो ऑफ कोर्स उसके की फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनमें से 10 क्या वो तो फिर 15 20 भी बन जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे QSPM में तो फिर चांसेस ये होते हैं कि आपकी कंपनी की जो अट्रैक्टिवनेस है या जो इफ़ेक्टिवनेस है वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Second step of PM is to assign weights to each key external and internal factor। वेट जैसे आपने असाइन किया था IFE EFE मैट्रिक्स में उसी तरह से बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर फॉर द कंपनी आपने
वेट एलोकेट कर दिया। थर्ड स्टेप क्या आता है, एग्जामिन दी स्टेज टू मैट्रिसेस, जिसमें आपने कंपनी के लिए जो अफोर्डेबल या जो फीजिबल स्ट्रेटजीज हैं बेस्ड ऑन देयर इफेक्टिवनेस उनको चूज किया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आएगा डिटरमिन द अट्रैक्टिव स्कोर। अट्रैक्टिव स्कोर ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाएगी और इसमें क्या है, इट विल इंडिकेट द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच स्ट्रेटजी इन अ गिवन सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जितनी भी आपने स्ट्रेटजीज 2 से 3 4 से 5 जितनी भी आपने क्यूएसपीएम में इंक्लूड की हैं उनको न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करनी है। अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाएगी इसका तरीकाकार क्या है, क्या आप रैंडमली कोई भी 1 2 3 4 किसी भी स्ट्रेटजी को असाइन कर लेंगे या उसका कोई प्रॉपर तरीकाकार है। Attractive score are determined by examining each key external और internal factor one at a time। कि एक फैक्टर है, जो भी टॉप पे आपने फैक्टर लिस्ट डाउन किया है उसमें से टॉप फैक्टर के साथ आपने उस स्ट्रेटजी का अट्रैक्टिवनेस स्कोर कैलकुलेट करना है। फिर आपने दूसरे नंबर वाले फैक्टर, फिर तीसरे चौथे पांचवें, इसी तरह से आपने वन बाय वन फैक्टर असाइन करने हैं। जैसे कोई हम अज्यूम करते हैं फर्स्ट फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर को स्ट्रेटजी 1 के लिए पहले आपने अट्रैक्टिवनेस स्कोर असाइन करना है। उसके बाद आपने जो सेकंड स्ट्रेटजी है फैक्टर 1 के लिए आपने सेकंड स्ट्रेटजीज में उसका अट्रैक्टिवनेस स्कोर, फिर थर्ड स्ट्रेटजी का फैक्टर 1 के लिए, फिर फैक्टर 2 के लिए आप आएंगे जो उसका अट्रैक्टिवनेस स्कोर है वो 1 बाय 1 तीनों स्ट्रेटजीज में या जितनी भी स्ट्रेटजीज आपने लिस्ट डाउन की हुई हैं क्यूएसपीएम में, आप उनका अट्रैक्टिवनेस स्कोर राइट डाउन करेंगे। अब ये अट्रैक्टिवनेस स्कोर कैसे बनेगा, by asking a question, does this factor affect the choice of strategies being made। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ में मार्केटिंग को एज अ स्ट्रेंथ मेंशन किया हुआ है, तो आप अगर मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी आपने एज एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी चूज की है, उसको क्यूएसपीएम में इंक्लूड किया है, तो आपने देखना है कि क्या मार्केटिंग जो इंटरनल फैक्टर है आपकी कंपनी का, उसका अफेक्ट मार्केट पेनिट्रेशन के ऊपर आता है या कि नहीं। अब कितना आता है, वो जो कितना होगा दैट विल डिसाइड द अट्रैक्टिवनेस स्कोर ऑफ market penetration strategy। If the answer to this question is yes, then the strategies should be compared relative to that key factor। उस कंपनी के साथ आपने उस कंपनी के उस फैक्टर को आपने उस जो लिस्टेड स्ट्रेटजी है उसके साथ आपने रिलेट करना है, उसको आपने कंपेयर करना है और देखना है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है वो वाला पर्टिकुलर फैक्टर टू दी न्यू स्ट्रेटजी जिसको कंपनी ने चूज किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। Specifically, attractiveness scores should be assigned to each strategy to indicate the relative attractiveness of one strategy over others। अब 3 स्ट्रेटजीज है ना क्यूएसपीएम में, अगर कंपनी ने चूज की हुई है, हमने एज्यूम कर लिया मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट है। तो कंपनी देखेगी कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग इंटरनल फैक्टर ऑफ दी कंपनीज को अगर कंपनी ने स्ट्रेंथ समझा हुआ है, तो मार्केटिंग कैसा इन्फ्लुएंस करेगी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को और कैसा इन्फ्लुएंस करेगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को, जो कि दूसरी स्ट्रेटजी हमने क्यूएसपीएम में इंक्लूड की है। फिर थर्ड स्ट्रेटजी मार्केट डेवलपमेंट, इसको मार्केटिंग कितना इन्फ्लुएंस करेगी। फिर आपने देखना है कि रिलेटिवली मार्केटिंग का, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है कंपनी की, तो इसकी बेस पे तीनों जो मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, उसमें कंपनी की मार्केटिंग का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर तो ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग है कंपनी की, एज अ स्ट्रेंथ अगर कंपनी अपनी मार्केटिंग को लिस्ट डाउन कर रही है, तो फिर ऑफ कोर्स मार्केटिंग की बेस पे कंपनी क्यों चाहेगी कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट में जाएगी। कंपनी प्रेफर करेगी कि हमारी
वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ इन मार्केटिंग एफर्ट्स तो वी कैन गो फॉर मार्केट पेनिट्रेशन। तो तीनों स्ट्रेटजीज को कंपेयर करते हुए कंपनी जो है मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी को उस एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए हायर रेट असाइन करेगी। इसी तरह से हमने देखा, चलो ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन हो गया। फिर प्रोडक्ट में चेंज लाने की बजाय कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेंथ को ही यूज करते हुए मार्केट डेवलपमेंट का सोचती है। तो इन मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट तीनों स्ट्रेटजीज में से कंपनी के लिए जो मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है बेस्ड ऑन मार्केटिंग, वो पहले आएगी मार्केट पेनिट्रेशन, फिर सेकंड पे आएगी मार्केट डेवलपमेंट, और थर्ड जो है फिर वो आएगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसी तरह से अगर अगला फंक्शन HRM है, तो HRM को कंपनी देखेगी कि वो मार्केट पेनिट्रेशन के लिए, अगर HRM एज अ स्ट्रेंथ कंपनी ने लिस्ट डाउन किया, तो मार्केट पेनिट्रेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, या उसकी बेस पे कंपनी कैन गो फॉर मार्केट पेनिट्रेशन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। तो जो भी ज़्यादा सूटेबल होगा ऑब्वियसली उसके स्कोर, या वो जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है वो एज कंपेयर टू अदर टू स्ट्रेटजीज जो कि कंपनी ने QSPM में इंक्लूड की हैं उनसे बेहतर होगी, मोस्ट अट्रैक्टिव होगी। सो उसके स्कोर्स विल बी हायर देन बोथ ऑफ दी स्ट्रेटजीज जो कि इसके अलावा QSPM में कंपनी ने लिस्ट डाउन की हुई है। अब ये अट्रैक्टिव रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस के लिए जो हमने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू या वेट या स्कोर्स असाइन किए जाते हैं, या जिसको हमने अट्रैक्टिवनेस स्कोर कहा, वो क्या कोई भी स्कोर असाइन किया जा सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा सकती है, या कोई लिमिट है इसकी? तो देयर आर टोटल 4 अट्रैक्टिवनेस स्कोर्स, 1 2 3 एंड 4। तो 1 से 4 तक यही रेंज है अट्रैक्टिवनेस स्कोर की। अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग जो है दैट इज नॉट एन अट्रैक्टिव फंक्शन फॉर मार्केट डेवलपमेंट, तो आप उसको 1 असाइन कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि सम वट अट्रैक्टिव है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उसके साथ पड़ रहा है इस फैक्टर का, तो उसको आप 2 असाइन कर दें। फिर इसी तरह हमने डिस्कस किया कि मार्केट डेवलपमेंट सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो आप उसको, वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव है या थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो हम रीजनेबली अट्रैक्टिव की बेस पे उसको 3 असाइन कर देंगे। और इसी तरह हमने देखा कि मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट में से जो मार्केटिंग फंक्शन की बेस पे या मार्केटिंग फैक्टर की बेस पे कंपनी के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव जो स्ट्रेटजी है दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, तो उसको कंपनी 4 वेट असाइन कर देगी। अब ये तीनों को आपस में कंपेयर करते हुए उनकी रैंकिंग की बेस पे, रैंकिंग किस बेस पे करनी है कि उस फैक्टर, उस स्ट्रेंथ की बेस पे कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा सूटेबल है, तो उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटजी की अट्रैक्टिवनेस जाहिर करनी है। और वो जो अट्रैक्टिवनेस जाहिर होगी वो होगी 1 2 3 4 में से। तो मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी अगर है तो ज़्यादा उसको वेट असाइन करेंगे 4 या 3। इसी तरह से कम कम का आपने रैंकिंग करनी है बेसिकली, और उस रैंकिंग की बेस पे आपने इसको स्कोर्स जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को असाइन करने जो कि आपने QSPM में इंक्लूड की हैं। और इसके बाद जो कंपनी करेगी, जो इसमें QSPM में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर तो आपने लिस्ट बनाई हुई है जैसे फर्स्ट कॉलम में, तो ये कभी भी नहीं करना कि पहले आप मार्केटिंग देखें कि मार्केट पेनिट्रेशन के लिए मार्केटिंग फैक्टर कैसा है, या उसके ऊपर उस स्ट्रेटजी के ऊपर मार्केटिंग एलिमेंट का क्या इम्पैक्ट आता है उसको वेट असाइन करें। फिर दूसरे फैक्टर की बेस पे स्ट्रेटजी 1 को आप जो उसका अट्रैक्टिवनेस स्कोर है वो असाइन करें, फिर थर्ड फोर्थ इस तरह। फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी पे वर्किंग करें 1 बाय 1 कंसिडरिंग दी लिस्टेड फैक्टर्स। ये नहीं करना, आपने कंपैरिजन करना है एक फैक्टर को तीनों जो आपने स्ट्रेटजीज चूज की हैं उसके लिहाज से, या हम कह सकते हैं कि तीनों स्ट्रेटजीज को पहले एक फैक्टर की बेस पे 1 बाय 1 देखना है कि वो कितनी अट्रैक्टिव है।
फिर दूसरे फैक्टर की बेस पे तीनों स्ट्रेटजीज को। दैट मीन्स जो स्ट्रेटजीज वाला कॉलम आएगा ना, उसमें वैल्यू आप जब एंटर कर रहे होंगे फैक्टर वाइज, तो हम कह सकते हैं कि ये रो बाय रो काम हो रहा होगा। ये कॉलम, पहले एक कॉलम फिल किया फिर दूसरा कॉलम फिल किया, ये नहीं हो रहा होगा। ये एक रो बन रही होगी, एक फैक्टर है मार्केटिंग, उसकी बेस पे स्ट्रेटेजी 1 को आपने अट्रैक्टिवनेस स्कोर असाइन किया, फिर स्ट्रेटेजी 2 को, फिर स्ट्रेटेजी 3 को, फिर HR की बेस पे आपने स्ट्रेटेजी 1 को वेट असाइन किया या उसका जो अट्रैक्टिवनेस स्कोर है वो असाइन किया, फिर स्ट्रेटेजी 2, फिर स्ट्रेटेजी 3। तो आप रो वाइज काम कर रहे होंगे। इसी तरह से एक पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये कि इफ़ यू असाइन एन attractiveness score to one strategy, then assign attractiveness score to the other। जैसे मैंने बताया कि रो वाइज आपने काम कर रहे होना है, ताकि आप स्ट्रेटजीज को आपस में कंपेयर करते हुए उस फैक्टर की बेस पे देखें कि कंपनी की उस चोजन स्ट्रेटजी की अट्रैक्टिवनेस क्या बनती है, या उन तीनों में से कौन सी वाली बेहतर है। फिर आएगा स्टेप 5, कंप्यूट द टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर। अब आपने टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है। जो आपने वेट असाइन किया हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे अगेन मैं सेम एग्जांपल यूज करूंगी, मार्केटिंग को आपने सपोज 0.24 वेट असाइन किया है, इसको आपने जो स्ट्रेटेजी 1 है उसका जो अट्रैक्टिवनेस स्कोर है सपोज 4, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर ऑफ स्ट्रेटजी 1 बनेगा। इसी तरह से स्ट्रेटजी 2 को जो अट्रैक्टिवनेस स्कोर आपने असाइन किया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है आपने मार्केटिंग के वेट के साथ। इसी तरह स्ट्रेटजी 3 का जो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप है QSPM का, दैट इज कंप्यूट द सम टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर्स। दैट मीन के स्ट्रेटजी वाइज अब आपने कॉलम में जितने भी वो फैक्टर्स हैं उनका जो अट्रैक्टिवनेस स्कोर कंपनी ने टोटल किया उनको सम करना है, उनको टोटल करना है। फिर दूसरी स्ट्रेटजी का जो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर है उसको सम अप करना है, इसी तरह से थर्ड का भी करना है। अब एक चीज़, एक पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो वेट असाइन कर रहे होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का, क्या वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को मिला के इक्वल टू 1 होना चाहिए, या कि इंटरनल फैक्टर का अलग 1 होगा और एक्सटर्नल का अलग 1 होगा। तो इसका आंसर ये है कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उनका वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनका अलग से स्कोर टोटल 1 होना चाहिए। जो ये वेट है ये टोटल जब करेंगे तो 1 होना चाहिए। इसी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो उनका सारे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का वेट जब आप सम अप करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटजी है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ये जो बाय न्यू लैंड एंड बिल्ड न्यू लार्जर स्टोर है, ये एक एग्जांपल आपकी बुक से ही मैंने टेबल उठाया है एज इट इज़, और उसमें ये वाली स्ट्रेटजी कंपनी ने चूज़ की है। और इसमें क्या है कि कंपनी या जो स्टोर है रिटेल स्टोर है बेसिकली, वो क्या करेगा कि न्यू लैंड बाय करेगा या फिर न्यू लार्जर स्टोर को बिल्ड करेगा। अब इसके लिए एक ये स्ट्रेटजी होगी, दूसरी क्या है कि फुली रेनोवेट करेगा एग्जिस्टिंग स्टोर को। ये दो स्ट्रेटजी इस रिटेल कंपनी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हम कह सकते हैं बेनिफिशियल लगी हैं और फीजेबल हैं। तो इसके लिए क्या करेंगी की फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। देन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इंटरनल फैक्टर्स। तो ये एक ही टेबल बनेगा। एक टेबल पे अगर मैं पूरा एक ही स्लाइड पे टेबल पूरा मैं अगर कॉपी करती तो फिर आपके लिए रीडेबल नहीं होना था। अब इसमें हर एक अपॉर्चुनिटी को
कंपनी ने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, इसी तरह से थ्रेट्स को लिस्ट डाउन किया, इसी तरह से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, जैसे कि हम IFE और EFE में करते आ रहे थे। फिर कंपनी ने क्या किया कि जहाँ पे वो रिटेल कंपनी ऑपरेट कर रही है वहाँ की पॉपुलेशन में जो है 10% इजाफा हो रहा है। तो 10% इंक्रीज मीन्स के ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, या एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनमें, या एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है उनमें 10% का इंक्रीज आएगा, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ दिस रिटेल कंपनी विल बी इंक्रीज। तो इसको कंपनी ने कितना वेट असाइन किया, 0.10। इसी तरह से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कंपनी ने लिस्ट डाउन किया, हर एक फैक्टर को वेट असाइन किया बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट, वो कंपनी के लिए ये वाला फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, और फिर इन एक्सटर्नल फैक्टर के तमाम वेट को कैलकुलेट कर दिया, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। अब कंपनी ये देखेगी कि पॉपुलेशन जो उस सिटी में ग्रो कर रही है 10% के हिसाब से, उसके लिए जो बाय न्यू लैंड एंड बिल्ड न्यू लार्जर स्टोर है ये कितना अट्रैक्टिव है। तो ये कंपनी ने देखा कि हाईली अट्रैक्टिव है, क्योंकि पॉपुलेशन में इजाफा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो फिर कस्टमर्स के लिए आप जो है वो न्यू लैंड बिल्ड कर लो। हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग जो स्टोर है उसकी कैपेसिटी कम हो, तो उसके लिए आपको बड़ा स्टोर चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो इसको फिर जो इसका टोटल अट्रैक्टिव स्कोर है इसी स्ट्रेटजी का, उसको कैसे कंपनी ने कैलकुलेट करना है, वेट इनटू अट्रैक्टिव स्कोर ऑफ दी स्ट्रेटजी, ये आएगा 0.14 को जब 0.10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.40। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसकी अट्रैक्टिवनेस इस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से वो कंपनी को लगा कि ये समवट अट्रैक्टिव है, तो इसको 2 असाइन कर दिया। अब इसका टोटल अट्रैक्टिव स्कोर कंपनी क्या करेगी, कैलकुलेट कैसे करेगी, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 0.80 बनेगा। इस तरह फिर आपने सेकंड पे आना है। अब ये जो हम 1 बाय 1 चल रहे हैं ये रो वाइज काम हो रहा है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने में नज़र आ रही होगी कि जहाँ पे एक स्ट्रेटजी को जो है एक फैक्टर की बेस पे कोई अट्रैक्टिवनेस स्कोर दिया गया है, दूसरी को भी अट्रैक्टिवनेस स्कोर दिया गया है। अगर किसी एक फैक्टर को या किसी एक फैक्टर की बेस पे किसी एक स्ट्रेटजी को अट्रैक्टिवनेस स्कोर नहीं दिया गया, ये डैश नज़र आ रही है आपको, तो दूसरी स्ट्रेटजी को भी आपने ब्लैंक छोड़ देना है, उस स्ट्रेटजी का अट्रैक्टिवनेस स्कोर भी नहीं आएगा। दैट मीन्स कि आपने जिन भी फैक्टर्स की बेस पे किसी एक स्ट्रेटजी को अगर कंसीडर किया है तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी को भी कंसीडर करेंगे। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये कि अगर आपको लगता है कि वेंडर्स एवरेज 6 न्यू प्रोडक्ट्स पर ईयर, अगर ये फैक्टर एक स्ट्रेटजी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो दूसरी को फिर आप कोई भी वेट असाइन कर दें तो देयर विल बी नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ दी स्ट्रेटजीज। तो QSPM में तो वी आर कंपेयरिंग दी सेलेक्टेड स्ट्रेटजीज ताकि उनमें से जो ज़्यादा इफेक्टिव है उसको चूज कर दें। अगर यहाँ पे वेट एलोकेट सपोज अट्रैक्टिवनेस स्कोर जो है किसी एक स्ट्रेटजी को एलोकेट कर भी देते हैं, इवन देन कंपनी विल नॉट कंसिडर दैट स्ट्रेटजी, क्योंकि उसका कंपैरिजन नहीं है बाकी स्ट्रेटजीज के साथ। इसी तरह से थ्रेड्स में भी कंपनी यही काम करेगी कि हर एक थ्रेड के वेट को मल्टीप्लाई करेगी जो उस स्ट्रेटजी की अट्रैक्टिवनेस स्कोर है उसके साथ, और दूसरी स्ट्रेटजी में भी सेम प्रोसीजर करेगी, फिर कंपेयर करेगी इन स्ट्रेटजीज को। सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखें आप, इंटरनल फैक्टर्स का अलग से वेट कैलकुलेट करके 1 के बराबर यहाँ पे लिख दिया गया, और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर एक स्ट्रेटजी का अट्रैक्टिवनेस स्कोर मिसिंग है तो दूसरी का भी मिसिंग है, रीज़न उसकी सेम है। फिर हमने पढ़ा कि हमने टोटल एवरेज स्कोर जो है स्ट्रेटजीज का वो तो कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने एक ग्रैंड टोटल करना था कि ये जो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर है एक स्ट्रेटजी का, दूसरी स्ट्रेटजी का, तीसरी स्ट्रेटजीज का, वो स्ट्रेटजी वाइज हमने कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया कि फर्स्ट स्ट्रेटजी का टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर क्या है,
0.40, फिर 0.20, 0.08, 0.60, 0.48, 0.16, इसी तरह से 0.14, 0.60, 0.12 और 0.60, 0.02, 0.02, 0.10, 0.10, इनको ऐड किया तो ये 4.36 आ गया और ये बना 3 दूसरी स्ट्रेटेजी जो है ये बना 3.27। दैट मीन्स टोटल अट्रैक्टिवनेस स्ट्रेटेजी जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है इसका अट्रैक्टिवनेस स्कोर अगर टोटल करें तो वो ज़्यादा है। दैट मीन्स इन दोनों में से फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्रेफरेबली चूज की जाएगी बाय द कंपनी क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू द अदर वन।